मैं हूं मनीष शर्मा और हाजिर हूं लेकर पेपर लीक पर बड़े खुलासे। एनडीटीवी पर सुपर एक्सक्लूसिव रात 9 बजे। राजस्थान में बीते 4-5 साल में सबसे चर्चित कोई मुद्दा रहा तो वो है भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा। विधानसभा चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बना और अब बीजेपी सरकार बनने के बाद और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेपर लीक माफियाओं और रैकेट पर राजस्थान में बड़ा एक्शन दिखने लगा है। कार्रवाई के लिए बनी एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और एसओजी ने 6 दिसंबर 2020 की जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है, जिनसे पेपर लीक करने के तरीके और पर्चे बेचने को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। खास बात यह है कि पेपर लीक के तमाम आरोपी सरकारी कर्मचारी हैं, यानी सिस्टम के भीतर बैठे लोग। पर्चा लीक का मास्टरमाइंड जयपुर के खातीपुरा स्कूल में 3rd ग्रेड टीचर राजेंद्र यादव निकला है, जिसने फोटो खींचकर इस जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा के पर्चे को 50 लाख रुपए में बेचा था। और जिसे बेचा वो है पटवारी हर्षवर्धन मीणा, दौसा का रहने वाला है। और हर्षवर्धन ने फिर आगे पेपर खरीदकर दलालों को बेचे और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब रखा गया। अलग अलग जगहों पर इस पेपर को बेचा। किस तरह से इस पूरे पेपर लीक प्रकरण को राजस्थान में अंजाम दिया गया और अब इन गिरफ्तारियों से क्या ज्यादा जानकारियां निकल कर आई हैं, कौन है ये आरोपी, ये तमाम बातें अगले आधे घंटे में आप जानेंगे एक्सक्लूसिवली सिर्फ एनडीटीवी पर। और सबसे पहले आपको दिखाएंगे पेपर लीक और आरोपियों की कुंडली को डीकोड करती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एसओजी के सूत्रों के मुताबिक हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव इस पूरे पेपर लीक के मुख्य सरगना है। लेकिन पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही कि राजस्थान में हुए पेपर लीक मामलों में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। हर्षवर्धन मीणा के केस पर गौर कीजिए। खुद पटवारी है, मूलतः दौसा निवासी है हर्षवर्धन मीणा। वहाँ एक आश्रम भी संचालित करता था। पत्नी सरिता मीणा भी पटवारी है। सरिता मीणा ने 2022 में सब इंस्पेक्टर परीक्षा भी दी थी। पुलिस का मानना है कि सरिता मीणा की जगह किसी डमी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। हालांकि सरिता मीणा फिजिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाई थी। ऐसे में सरिता मीणा सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022 का पर्चा कितने लोगों तक पहुँचाया गया था। आपको बता दें कि हर्षवर्धन मीणा ने अपने परिजनों को भी सरकारी नौकरी में सेट किया है। इसकी भाभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। साथ ही इसके भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि इसके भाई ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में एक डमी कैंडिडेट को बिठाया था। हर्षवर्धन मीणा को पुलिस चीटिंग गैंग में सक्रिय मानती है। साथ ही ये दूसरे गैंग से भी कंपटीशन में रहा है। पुलिस ने इसे नेपाल बॉर्डर से पकड़ा है। जो हम लोग किसी और मुकदमे का अनुसंधान कर रहे थे तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही अरेस्ट किया था हमने। तो उसने पूछताछ में ये बताया कि अगर मैंने कुछ ऐसा सब्सटेंटिव डिस्क्लोजर किया तो हर्ष बॉस नाराज हो जाएंगे। तो पहली बार मैं चौंका था कि कोई ऐसा आदमी है जो दूसरे लोगों के मन में एक भय का वातावरण पैदा किया हुआ है। तो मैं इंटरेस्टेड हुआ और मैं फिर उसको बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाया और उसके अनुसंधान में जो कड़ियाँ हमने जोड़ी, जो हमने अलग अलग पुलिस की टीमें भेजी, उनसे जो फीडबैक मिला, उसके आधार पे फिर हमने इसके खिलाफ वारंट लिया कोर्ट से और फिर धीरे धीरे अपने जर्नेट को बड़ा किया और उसी के तहत ये नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। जो टिपिकल चीज़ इन्वेस्टिगेशन से इमर्ज हुई है कि चाहे हर्षवर्धन मीणा हो, राजेंद्र यादव हो टीचर, या मोट हो जिसको हमने अरेस्ट किया है लाइब्रेरियन गंगानगर से, इन सभी के जो क्लोज रिश्तेदार हैं वो सारे किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। राजेंद्र यादव का केस 23 साल से एक ही सरकारी स्कूल में कार्यरत है। लेकिन ये सिर्फ टीचर ही नहीं है। जेईएन भर्ती पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है। जेईएन भर्ती परीक्षा से पहले फोटो खींचकर हर्षवर्धन को 50 लाख में बेचा। हर्षवर्धन ने इसे आगे करोड़ों में बेचा। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक में ये पेपर बिकते थे। कोई फिक्स प्राइस नहीं था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह ये वही स्कूल है जहां से जैन भर्ती परीक्षा का
पेपर लीक हुआ था और उसका मास्टरमाइंड था राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, वही राजेंद्र यादव जिसने इस स्कूल से इस भर्ती परीक्षा का पर्चा आउट कर दिया था। राजेंद्र यादव ने यहाँ से जो है पेपर को स्ट्रॉन्ग रूम से अपने साथियों के माध्यम से पर्चे को निकाला और उसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दूसरे साथी हर्षवर्धन मीणा को पहुंचाया और वहीं से पूरे राजस्थान में इस पेपर को वायरल किया गया। 6 दिसंबर 2020 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और 9 दिसंबर को 3 दिन बाद ही एसओजी में इस पेपर लीक को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी जांच आगे बढ़ी और इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची। कल पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां मास्टरमाइंड राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया और अब इस मामले में पुलिस आगे कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजेंद्र यादव करीब 23 सालों से इसी स्कूल में कार्यरत थे। तो ऐसे में अब तक कितनी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे उन्होंने यहां से लीक किए हैं, इस मामले की भी जांच होना जरूरी है। हैरत की बात यह है कि जिस राजेंद्र यादव ने जेईएन का पेपर लीक किया, उसका बेटा भी वर्तमान में जेईएन पद पे कार्यरत है और बहू सीनियर टीचर है। पेपर लीक करके ये दोनों आरोपी अपने परिजनों की नौकरी लगवा रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि कहीं इस गिरोह का हाथ दूसरे पेपर लीक केस से तो नहीं जुड़ा। अब तक राजस्थान एसओजी 7 बड़े केसेस खंगाल रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, रीट भर्ती परीक्षा 2021, कनिष्ठा अभियंता भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक परीक्षा 2020। इस मामले में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस कड़ी में बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी शामिल हैं। हर्षवर्धन पटवारी है और राजेंद्र यादव सरकारी टीचर है। इस केस में पकड़ा गया शिवरतन लाइब्रेरियन है और राजेंद्र यादव और राजू पुलिस सब इंस्पेक्टर में चयनित अभियुक्त है। यानी कि इस गिरोह का हर मेंबर सरकारी कर्मचारी है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 50 ऐसे कर्मचारी पेपर लीक के मामले में शामिल हैं, जो सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एसओजी की ओर से इन कर्मचारियों के संबंधित विभाग को लेटर भी लिखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देकर सरकार लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी। जितने तरह का कानून है वो सभी कानून इस्तेमाल किया जाएगा इनको इनके किए हुए की सजा दिलाने के लिए। दैट वी आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज वन थिंग, उसके अलावा भी बहुत सारे जो आज के डेट में पावरफुल लॉज हैं जो इनको इनके किए की सज़ा दिलाने के लिए ज़रूरी हैं और पर्याप्त हैं, उन सारे को हम लोग इन्वोक करेंगे। आप देखेंगे कि जितनी लीकेज की या और तरह की अनियमितताएं हुई हैं एग्ज़ाम में, इसमें काफ़ी संख्या में गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं। तो एक लेथार्जी का चलता है कल्चर, वो तो बिल्कुल हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। विभाग को ऐसे लोगों को जो चिन्हित हो चुके हैं, जिन्होंने पास्ट में ऐसी गड़बड़ियाँ कर रखी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही पड़े और जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए मैंने अपने ऑफिस में एक छोटा सा यूनिट बना रखा है और वो डे टू डे बेसिस पे सभी दफ्तरों से संपर्क में है। मैंने खुद सभी विभाग का जो उनके कंट्रोलिंग अफसर है उनको डीओ लिखा है कि उनके खिलाफ जल्दी विभागीय कार्रवाई कंक्लूड की जाए। 2 लोगों को नौकरी से भी निकाला है। तो विभागीय कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और कोई अटैचमेंट, सब तरह की कार्रवाई हम इनके खिलाफ करेंगे, प्रॉपर्टी अटैचमेंट। और ये जो भी इनके दिमाग में अगर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी है वो सब दूर करेंगे और कानून को सख्ती से लागू करेंगे। तो एडीजी एसओजी वीके सिंह कह रहे थे कानून को सख्ती से लागू करेंगे और बाकी लोगों पर भी उनकी पैनी निगाह है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त हर्षा कुमारी हमारी रेजिडेंट एडिटर मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे, जो काफ़ी एक्सक्लूसिव जानकारी उन्होंने जुटाई है इस वक्त हम जो आपसे लगातार शेयर कर रहे हैं और स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी शेयर करेंगे। हर्षा, जिस तरह से अब एडीजी एसओजी से आपने भी बात की और पूरी रिपोर्ट में हमने लोगों को दिखाया, दर्शकों को दिखाया, बड़ा सवाल ये है, चारों आरोपी, पहली बात ये सरकारी पदों पर पहले से हैं, पहले से सिस्टम के भीतर हैं और उसके अलावा भी इनके परिवार को ये मदद करते आ रहे थे। किसी की भाभी सरकारी पद पर है, जेईएन का बेटा
जो जेईएन भर्ती परीक्षा को लेकर जो राजेंद्र यादव पर सवाल, उसका बेटा जेईएन पर बताया जा रहा है, और एक जो राजू और है, जो तीसरा आरोपी एक और है, वो बताया जा रहा है कि कहीं गिरफ्तारी नहीं हो जाए, इसके डर से वो एसआई परीक्षा उसने क्लियर कर ली लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। बड़ा सवाल अब ये है कि क्या एसओजी अब इनके परिवारों पर भी किसी तरह से क्रैकडाउन करने जा रही है, जो परीक्षा देकर या पेपर लीक के जरिए सरकारी नौकरियों में आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब इन्वेस्टिगेशन होगा और ये सामने तथ्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लीड्स हैं, किसी भी तरह से एसओजी जो है इन लीड्स को इग्नोर नहीं करेगी, तो बिल्कुल तथ्य जुटाने की कोशिश करेगी, और अगर तथ्य जुड़ते हुए आते हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी, उनका नाम भी एफआईआर में शामिल हो सकता है। ये बहुत क्लियर है। और इसमें जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाया है, नहीं कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो परिजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको सरकारी नौकरियां दिलवाई हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ जूनियर इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम पेपर जो लीक हुआ है उसमें ही नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन इस दूसरे जो एग्जाम्स है उनमें भी अंडर स्कैनर है। और जैसे वीके सिंह जी ने हमको बताया, कहीं ना कहीं ये जो चीटिंग गैंग्स जो राजस्थान में चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन में रहते थे और कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन में भी रहते थे। बिल्कुल, और बताया ये भी जा रहा है कि जो हर्षवर्धन मीणा इन कंपनी है जो गैंग रैकेट चला रही थी, ये जो शीर्ष गैंग्स हैं राजस्थान में, जो रैकेट है पेपर लीक को, उसमें जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं उसके कंपटीशन में रहते थे और करोड़ों का ये काम कर रहे थे, और पेपर लीक के जरिए अभ्यर्थियों को, डमी कैंडिडेट की बात हो या फिर दूसरे अभ्यर्थियों को सिस्टम के अंदर लाने की, परीक्षाओं में पास कराने की, उसकी भी एक तरह से कहें कि गारंटी पेपर लीक के जरिए पैसों के बदले इंश्योर कर रहे थे। एक बड़ा सवाल हर्षा यहाँ पर है कि जो 24 गिरफ्तारियाँ खासतौर पर इस मामले में हुई हैं, ये जेईएन जो जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा पेपर लीक में, किसी सिपाही पटवारी के दम पर ये इस तरह का रैकेट चलाना संभव है क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि बाकी जो परीक्षाओं में गिरफ्तारियाँ हुई उसमें आरपीएससी के सदस्य शामिल हैं, कोई बड़े दूसरे पदों पर भी शामिल हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो सिस्टम खड़ा किया गया, एक तरह से मौजूदा सरकारी सिस्टम के लोगों ने खड़ा किया राजस्थान में? जी बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और कहीं ना कहीं एसओजी को, तमाम जो तंत्र है उसको भी लगता है कि जो रॉट है ना सिस्टम में, वो बहुत डीप है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो जूनियर लेवल पे जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो एलडीसी, पटवारी, टीचर, इस लेवल के लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जैसे हमने देखा, वो जब रीट पेपर लीक हुआ था तो बाबूलाल कटारा तक को अरेस्ट करना पड़ा था, यानी कि जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा था, जो संस्था सेट कर रही थी, वहां से पेपर लीक हो रहा था। और इसलिए जब बीजेपी इसमें चुनाव में थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन है उसको भंग कीजिए, क्योंकि जो भी लोग थे उसमें वो पॉलिटिकल नॉमिनी थे। अब आप देख रहे हैं कि ईडी भी उनके घर पर पहुंची थी। तो ये जो 7 पेपर लीक केसेस जो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हमको जो इंफॉर्मेशन आया है वो यही है कि ये इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। तो अगर आप सुरेश ढाका की बात करते हैं तो बिल्कुल मुमकिन है कि हर्षवर्धन मीणा और सुरेश ढाका एक दूसरे के संपर्क में थे। और ये भी है कि आप कोइंसिडेंस भी देखिए कि पुलिस कहीं ना कहीं मानती है कि सुरेश ढाका नेपाल में है, तो हर्षवर्धन मीणा को भी नेपाल बॉर्डर से ही पकड़ के वो लेके आते हैं। तो इन लोगों का एक तरह से कॉकस का ऑपरेट करना, और बड़ी मछली कौन है, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। जब आरपीएससी का चेयरमैन ही गिरफ्तार हो सकता है तो कुछ पता नहीं कि जो एसओजी की एसआईटी जो इसको हेड कर रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां जाएंगी और अंतिम व्यक्ति इसमें कौन होगा। बिल्कुल, ये जो बड़ी मछली वाला सवाल आपने कहा है कि कांटा तो खैर अब एसओजी ने फेंक दिया है और इस तरह से मछलियां छोटी तो पकड़ में आ रही हैं, क्योंकि तब तक पूरी तरह से उन प्रतिभावान, उन जो दावेदार होते हैं असली, जो परीक्षा में मेहनत करते हैं, जो अभ्यर्थी जो इन पदों पर आने चाहिए थे, उनके पदों को एक तरह से कहें कि पेपर लीक के लिए जरिए इन माफियाओं ने हजम कर लिया, और वो असली जो दावेदार थे वो पीछे रह गए, और कोई डमी कैंडिडेट, कोई किसी तरह से जो कहेंगे कि पढ़ाई में कमज़ोर, निश्चित रूप से जो इन्होंने पेपर लीक के जरिए जिनकी मदद की, वो उन पदों तक पहुंच गए। बड़ी मछली की आप बात कर रहे हैं, क्या जो 6 महीनों के फैसलों के रिव्यू की भी बात की गई सरकार ने, भजनलाल सरकार ने आते ही, क्या किसी भी तरह के राजनीतिक
संरक्षण देने वाले लोगों तक भी बात पहुंच सकती है? क्या आपके सूत्र जानकारी दे रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वो होता है कि जिसके परिवार में बहुत ज्यादा लोग सरकारी नौकरी में भर्ती होते हैं जी। तो उन पर सवालिया निशान लगता है। आप जानते हैं कि ये इलेक्शन में मुद्दा भी बना था, बार बार इसका जिक्र भी हुआ था, लेकिन इसमें कोई प्रूफ नहीं है। तो जब तक प्रूफ नहीं हो, जब तक एक्चुअली आप कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाए, तब तक उसमें कुछ कहना प्रीमेच्योर है। लेकिन मैं कह रही हूं कि ये कोई बहुत ही स्ट्रेंज कोइंसिडेंस होता है कि एक ही परिवार में से कितने सारे लोग सरकारी नौकरी में हो जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा एक तरह से शक के घेरे में आता है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे केस में कड़ी से कड़ी जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग, जैसे हम रीट का ही देख लें तो जो लोग इस केस में चार्जशीटेड हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा है, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। कोई दौसा में है, कोई जालौर में है, कोई बाड़मेर साइड में है, कोई गंगानगर में है। तो एकजुट करके इसमें जो चालान पेश करके और जो कोर्ट में जो पूरा केस चलता है, उसको एक तरह से संगठित तरीके से उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक ये भी बड़ा चैलेंज है। और सही है कि मतलब जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तब ही पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें बिग फिश कौन है। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि जो 7 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के ही चेयरपर्सन उसमें इन्वॉल्व थे, तो ये जो खाली रीट का एग्जाम नहीं है, पुलिस ये भी मान रही कि जो 7 पेपर लीक हुए हैं, इसमें हो सकता है कि जो चीटिंग गैंग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहा हो। आपने वीके सिंह से बात की, क्या उन्होंने कुछ संकेत दिए कि कोई और दूसरी गैंग्स पर भी इस तरह का क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है? दूसरे बाकी जो 7 पेपर्स हम भी जो इस वक्त पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उनमें? जी देखिए, जो रीट का जो बड़ा गैंग था उसको तो पकड़ लिया गया है। खाली जो ढाका है वो बाहर अभी फरार है और उसमें 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। लेकिन इस वाला ये जो दूसरा गैंग पकड़ा गया है, इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब एक और बिश्नोई करके है जो अभी फरार चल रहा है, बेल पे है एक्चुअली। इसमें दूसरी बड़ी समस्या है कि बहुत इजीली बेल पे बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा से सक्रिय हो जाते हैं। तो वो बाहर चल रहा है और पुलिस ने एक हिंट दिया है कि राजस्थान में करीब 3 से 4 चीटिंग गैंग जो हैं वो इस पूरे चीटिंग कॉकस में सॉर्ट ऑफ एक्टिव है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो मेन जो मास्टरमाइंड होते हैं वो चीटिंग करने के बाद क्या करते हैं कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप कर लेते हैं या वो स्कूल शुरू कर लेते हैं। तो वो एक तरह से चीटिंग को से दूर होकर जो मुनाफा कमाते हैं चीटिंग से, उसके बाद वो समाज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं और फिर दूसरे कॉन्ड्यूइट्स के थ्रू ये चीटिंग का कारोबार चलाते हैं। तो इस तरह से इसको पुलिस अभी अनर्थ करने की कोशिश कर रही है। जैसे मैंने कहा कि अभी तो बस शुरुआत है और जैसे आपने सुना वीके सिंह ने कहा कि अब बड़े खुलासे आने वाले दिन में होते रहेंगे। अच्छा, एक संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, कोई एस्टिमेशन कि ये जो गिरोह है हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव का गिरोह, कितने लोगों तक ये पहुंचे हैं? कितने लोगों को इन्होंने इस तरह के पेपर लीक के जरिए परीक्षाओं में पास कराया? कोई एस्टिमेशन इस तरह का कोई पुलिस या फिर एसओजी दे पा रही है फिलहाल? देखिए, जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम है वो तो पूरी तरह से रद्द हो गया था। उसमें करीब 700 सीटें थी और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग उस पर बैठे थे। अब इसने जब बताया जाता है, अगर इनका प्रॉपर्टी का आप एस्टिमेट लगाए तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों तक ये पहुंच पा रहे थे। तो ये अगर जैसे आप देखेंगे कि अगर राजेंद्र यादव ने 50 लाख में पेपर बेचा तो हर्षवर्धन मीणा ने इसको आगे करोड़ों में बेचा है। और एस्टिमेट्स के अनुसार 5 लाख से 15 लाख तक, इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है, 5 लाख से 15 लाख तक पेपर जाता है। तो अगर आप करोड़ों का अगर आप देख लें कि मुनाफा कमाया है, तो उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये एक्चुअली हजारों में नहीं है, ये संख्या जो है लाखों में जा सकती है। जी जी, हमारे साथ मुबारक खान हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं जिन्होंने इस मामले को कवर किया। मुबारक, जिस तरह से आप उस स्कूल में ही थे, खातीपुरा के जो शहीद दिग्विजय सिंह स्कूल में, जहां से राजेंद्र यादव ने इस पूरे कहें कि इस तरह से पेपर लीक को अंजाम दिया, 2020 का जो जूनियर इंजीनियरिंग पेपर था, और ठीक 2 घंटे पहले व्हाट्सएप के जरिए हर्षवर्धन मीणा को भेजा और फिर आगे पूरे तार जुड़ते चले गए। क्या कुछ और जानकारियां सामने, क्या इस स्कूल में और भी भर्ती परीक्षा पहले हुई थी, क्या उन पर भी अब जांच के घेरे में रहेंगे, या उसके बाद भी इसने कुछ और इसी तरह के पेपर लीक इस स्कूल में अंजाम दिया?
मनीष देखिए, निश्चित रूप से जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है और जांच जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और पेपर लीक से जुड़ी तमाम जो घटनाएं थी उनको लेकर एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का जिम्मा दिया वीके सिंह को। वीके सिंह अभी फिलहाल जो है एडीजी पद पर हैं और इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही वीके सिंह के पास ये मामला आता है उसके बाद एसआईटी की जो टीम है वो सक्रिय हो जाती है और प्रदेश भर में जिन जिन थानों में मुकदमे दर्ज थे, आप देखिए जो 7 भर्ती परीक्षाओं के मामले थे जिनमें 2 उदयपुर और 2 जयपुर और अन्य जगहों पर जो मामले दर्ज थे उन मामलों का संज्ञान लिया गया। उनसे जुड़े जो आरोपी थी, जहां तक वो जांच चली गई थी, उस जांच को आगे बढ़ाने का काम अब जो एसआईटी है वो कर रही है। और फिलहाल जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे जालोर और उदयपुर के इलाकों में जब रीट का पेपर लीक हुआ था उस समय उनसे जुड़े जो लोग थे और बताया जाता है कि कई कई गांव ऐसे जहां हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला मिल जाएगा। तो ऐसे में उन इलाकों को भी उन लोगों को भी जो कि इन कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई पुलिस अब वहां पहुंचने वाली है और आने वाले दिनों में कई बड़े एक्शन पेपर लीक से जुड़े जो माफिया है उन पर होंगे। और जो जेईन भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये गैंग जिसका राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा ये लोग जिसके सरगना थे, उन गैंग को भी रडार पर लिया गया। इनके साथ साथ इनसे जो अपडेट मिल रहा है उनको भी पुलिस अब कहीं ना कहीं जाल बिछाकर उनको भी अब गिरफ्तार करेगी। हालांकि कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए, ऐसी भी पुलिस के पास सूचना है, लेकिन जल्दी कई बड़ी गिरफ्तारियां भी होंगी। और इनसे जुड़ी जो गैंग्स है, इनके जुड़े जो लोग हैं, कहाँ इस पैसे को लगाया गया, कैसे ब्लैक पैसे को व्हाइट करने का प्रयास इन लोगों की ओर से किया गया, समाज में अपनी छवि को बदलने का ये लोग प्रयास कर रहे थे अपने अपने स्तर पर, चाहे राजेंद्र यादव हो या फिर हर्षवर्धन मीणा हो। हर्षवर्धन मीणा की पत्नी भी एसआई भर्ती परीक्षा में डम्मी अभ्यर्थी के माध्यम से बैठी थी। तो ये तमाम सारी चीजें थी और पुलिस अब धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। और जल्द मनीष मैं कहना चाहूंगा कि जल्द इस मामले को लेकर कई और भी बड़े खुलासे होने बाकी है। जी मुबारक। आखिर में 20 सेकंड में मैं हर्षा से ये जानना चाहूंगा, डमी कैंडिडेट बिठाने से लेकर पेपर लीक तक पूरी प्लानिंग थी हर्षा, और अब नेपाल बॉर्डर से इनकी गिरफ्तारी, क्या ये सिर्फ एक तरह से कहें कि सहयोग भरा या फिर वहां तक फरार होने तक भी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी? देखिए, पूरी जगह में इनकी प्लानिंग दिख रही है, क्योंकि जब वो इम्पर्सनेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग होना होता है। और जितना भी हमने देखा है कि जो भी प्रयोग पुलिस प्रशासन करे कि पेपर लीक नहीं हो या चीटिंग नहीं हो, तो जो चीटर्स होते हैं, जो चीटिंग करना चाहते हैं, वो अलग अलग तरीके निकालते हैं। और नेपाल एक बहुत बड़ा एस्केप रूट बन गया है कि यहाँ से नेपाल पहुंचना और फिर वहां से आगे जाना। तो इस तरह से क्योंकि अब कोई अंदेशा ये भी नहीं मालूम है कि सुरेश ढाका नेपाल में है या वहां से कहीं आगे निकल गया है, क्योंकि नेपाल से फिर एग्जिट करके कहीं और जाना इजी रहता है। तो ये सब में पूरी प्लानिंग रहती है। ऐसे कोई नेपाल घूमने नहीं गया है, उनको पता है कि पुलिस उनके पीछे लगी हुई है और इसलिए उनको वहां से पुलिस पकड़ के लाई है। इसका मतलब है कि पूरे प्लान तरीके से ये नेपाल बॉर्डर पहुंच गए थे और नेपाल पहुंचने वाले थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हर्षा और मुबारक आपका। निश्चित रूप से सरकारी सिस्टम में पटवारी या शिक्षक जरूर थे, लेकिन काम बिल्कुल किसी गैंग की तरह कर रहे थे और अब उस गैंग पर ही फिलहाल बड़ा एक्शन होता राजस्थान में दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी मछली कौन है, ये एसओजी की जांच में सबसे बड़ा सवाल होगा। तभी जाकर उन लाखों अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा जो पेपर लीक कर राजस्थान भर में शिकार हुए। तो ये हमारी स्पेशल पेशकश थी पेपर लीक पर बड़े खुलासे, सुपर एक्सक्लूसिव एनडीटीवी पर। बाकी तमाम खबरों के लिए आप एनडीटीवी राजस्थान पर जुड़े रहिए। नमस्कार।